भविष्य की दुनिया में इंसानी सभ्यता एक भयानक न्यूक्लियर वॉर में लगभग खत्म हो चुकी थी और रेडिएशन पूरी धरती पर फैल चुका था। जो कुछ लोग बच पाए वो स्पेस स्टेशन में रह रहे थे। यही लोग अब इंसानी सभ्यता की आखिरी उम्मीद थे। बाद में अलग अलग 12 देशों के स्पेस स्टेशन मिलकर एक बड़ा स्टेशन बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है आर्क स्पेस स्टेशन। अब इंसानों को कम से कम 100 साल इंतजार करना था ताकि वो दोबारा धरती पर रह सकें। उनके लिए धरती सिर्फ एक सपना बन चुकी थी और स्पेस ही उनकी असली दुनिया। लेकिन 97 साल तक जैसे तैसे जिंदा रहने के बाद इस स्पेस स्टेशन में भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीजन सिर्फ 3 महीने के लिए बची होती है। अब इंसानी सभ्यता खत्म होने के कगार पर थी। ऐसे में आर्क की काउंसिल एक बड़ा फैसला लेती है। वो 100 नाबालिग अपराधियों को धरती पर भेजेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि धरती रहने लायक है या नहीं ये पता चल जाएगा और दूसरा स्पेस स्टेशन के रिसोर्स भी बचेंगे। इन बच्चों के लिए ये एक तरह से नया जन्म था, क्योंकि आर्क पर अगर कोई भी अपराध करता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। बस एक ही शर्त पर बच सकते हो, अगर तुम 18 साल से छोटे हो। ऊपर के लोगों ने सोच समझकर इन बच्चों के लैंडिंग पॉइंट के लिए एक पुराना मिलिट्री बेस चुना जिसका नाम था माउंट वेदर। वहाँ इतना खाना स्टोर था कि वो कम से कम 6 साल तक जिंदा रह सकते थे। अगर धरती रहने लायक साबित होती तो आर्क और लोगों को भी नीचे भेज देता। लेकिन लैंडिंग के समय उनका कैप्सूल खराब हो जाता है और वो अपनी तय जगह से भटक जाते हैं। इसी वजह से उनका संपर्क आर्क से टूट जाता है। कैप्सूल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और 2 बच्चे जो सीट बेल्ट नहीं पहने होते वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। बाकी 98 लोग किसी तरह सुरक्षित उतर जाते हैं। उनके हाथ में जो लाइफ मॉनिटरिंग बैंड होता है वही उनके जिंदा होने का सबूत होता है। जैसे ही वो कैप्सूल का दरवाजा खोलते हैं, सामने हरियाली, तेज धूप और ताजी हवा देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पहली बार धरती को ऐसे महसूस किया था। लेकिन क्योंकि उनका कैप्सूल रास्ता भटक गया था, वो गलत जगह उतर चुके थे। दूसरी तरफ आर्क में एबी को बच्चों के बैंड से पता चलता है कि वो सुरक्षित उतर चुके हैं और सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है, जिसका मतलब ये नहीं कि रेडिएशन से मौत हुई। क्लार्क मैप देखकर बताती है कि माउंट वेदर अभी भी 20 मील दूर है। तभी बेलेमी, यहाँ बच्चे उसे लीडर मानने लगते हैं, अपने ग्रुप के साथ आता है और साफ दिखता है कि वो यहाँ का लीडर बन चुका है। क्लार्क सबको समझाती है कि हमें जल्दी माउंट वेदर पहुंचना होगा क्योंकि वहीं खाना मिलेगा। लेकिन बेलेमी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि पहले क्लार्क और कुछ लोग जाकर रास्ता चेक करें। इस बात पर वेल्स क्लार्क का साथ देता है, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा जाता है। तभी फिन आकर बीच में पड़ता है और लड़ाई रोकता है। आखिर में क्लार्क 4 लोगों के साथ एक छोटी टीम बनाकर माउंट वेदर की तरफ निकलती है। रास्ते में सब मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन क्लार्क काफी परेशान होती है क्योंकि उन्हें रास्ते में एक भी जानवर नहीं दिखता। उसे डर लगता है कि शायद रेडिएशन ने सबको खत्म कर दिया हो। तभी क्लार्क अचानक सबको चुप रहने को कहती है क्योंकि सामने एक हिरन घास खा रहा होता है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि ये उनका पहला धरती का जीव होता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो जानवर रेडिएशन से म्यूटेट हो चुका है। इसी बीच आर्क पर वेल्स के पिता जो जज होते हैं पर लोगों का हमला हो जाता है क्योंकि उन्होंने बच्चों को धरती पर भेजा था और वो गंभीर हालत में कोमा में चले जाते हैं। क्लार्क की टीम आगे बढ़ती है और एक नदी के पास पहुंचती है। क्लार्क सबको पानी में उतरने से मना करती है, लेकिन जैस्पर जिद में पानी में कूद जाता है। जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी लोग भी पानी में उतर जाते हैं। आर्क पर एबी जज की जान बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा दवा इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसे आर्क के गार्ड्स गिरफ्तार कर लेते हैं। नियमों के मुताबिक अब उसे मौत की सजा दी जाने वाली होती है, लेकिन ठीक उसी समय जज होश में आ जाते हैं और इस सजा को रुकवा देते हैं। रात के समय क्लार्क जंगल में धीरे धीरे होश में आती है और अपने आसपास का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। रेडिएशन के बाद भी धरती इतनी खूबसूरत लग रही होती है। फिन उसके लिए नदी से पानी लेकर आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जिससे उनके बीच एक हल्का सा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें जमीन पर इंसानी पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद ये किसी जानवर के होंगे। दूसरी तरफ बेलेमी वेल्स को सोते हुए पकड़ता है और बंदूक दिखाकर उसे जंगल के अंदर ले जाता है। वो वेल्स को मजबूर करता है कि वो अपना लाइफ बैंड निकाल दे, लेकिन वेल्स मना कर देता है। तब बेलेमी अपने लोगों से उसे पकड़वाकर जबरदस्ती उसका बैंड उतरवा देता है। अगले दिन फिन एक लंबी बेल पकड़कर नदी के पार जाने का प्लान बनाता है, लेकिन जैस्पर खुद को साबित करने के लिए सबसे पहले जाने की जिद करता है। फिन उसे मौका दे देता है, लेकिन जैसे ही जैस्पर एक साइन बोर्ड उठाता है, अचानक जंगल से एक भाला निकलता है और सीधे उसके सीने में लग जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं। इसी दौरान ऑक्टेविया ठोकर खाकर गिर जाती है और सबको समझ आ जाता है कि धरती पर अभी भी कोई और जीव या इंसान मौजूद है। थोड़ी देर बाद उन्हें जैस्पर की आवाज सुनाई देती है और वो वापस जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैस्पर वहां से गायब हो चुका होता है। किसी ने उसे उठा लिया था। क्लार्क और उसकी टीम वापस कैंप में आते हैं और सबको ये बात बताते हैं, लेकिन बेलेमी इसे गंभीरता से नहीं लेता। अगले दिन क्लार्क और वेल्स जैस्पर को बचाने जाने का फैसला करते हैं। बेलेमी
बेलमी और मर्फी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं, जबकि बाकी लोग कैंप में दीवार बनाने का काम शुरू कर देते हैं। रास्ते में मर्फी बार बार क्लार्क को चिढ़ाता है और कहता है कि जैस्पर अब तक मर चुका होगा, तुम बस सबका टाइम बर्बाद कर रही हो। वो क्लार्क को धमकी भी देता है कि वो अपना बैंड उतार दे। तभी बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और माहौल शांत हो जाता है। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो लोग आखिरकार जैस्पर तक पहुंच जाते हैं। वो जिंदा होता है, लेकिन उसका शरीर घायल होता है और उसे एक पेड़ से बांध कर रखा गया होता है। क्लार्क उसे बचाने जाती है, लेकिन वो लगभग एक ट्रैप में फंस जाती है। बेलमी उसे समय रहते खींचकर बचा लेता है। तभी अचानक एक काला पैंथर जंगल से निकलकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वेल्स तुरंत गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। अब उनके पास खाने का इंतजाम भी हो जाता है। उधर आर्क की हालत और खराब होती जा रही थी। वहाँ के लोग अब भी धरती की असली स्थिति से अनजान थे। केन और बाकी कुछ लोग ये फैसला लेते हैं कि आबादी कम करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा समय तक जिंदा रहा जा सके। जज इस फैसले पर उलझन में होते हैं और वोट नहीं देते। एबी किसी तरह 10 दिन का समय ले लेती है ताकि वो साबित कर सके कि धरती रहने लायक है। अगर वो फेल होती है तो 320 लोगों को मार दिया जाएगा। वो एक इंजीनियर से कहती है कि वो एक पुराना एस्केप पॉड 9 दिनों में ठीक कर दे ताकि कोई खुद धरती पर जाकर सच पता कर सके। इंजीनियर मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि वो खुद उसे चलाएगी। उधर क्लार्क की टीम जैस्पर को लेकर कैंप वापस आती है, लेकिन बेलमी अब नया नियम बनाता है। खाना पाने के लिए हर किसी को अपना लाइफ बैंड हटाना होगा। मजबूरी में बहुत से लोग अपने बैंड निकाल देते हैं। इसी दौरान बेलमी को पता चलता है कि एटम उसकी बहन ऑक्टेविया के करीब आ रहा है। गुस्से में बेलमी उसे पेड़ से बांधकर सजा देता है, लेकिन ये सब एक नकाब पहने हुए अर्थलिंग देख रहा होता है। जैस्पर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। क्लार्क को पता चलता है कि उसके घाव पर जो चीज लगी है उसमें एंटीबायोटिक गुण है। वेल्स बताता है कि ये एक तरह की काई एल्जी है जो पानी के किनारे मिलती है। क्लार्क, फिन और वेल्स फिर से जंगल में उस काई को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिलती है जो कम से कम 100 साल से वहीं दबी हुई थी। दूसरी तरफ बेलमी शिकार करने जाता है और उसे शार्लेट नाम की एक छोटी लड़की मिलती है। वो कहती है कि जैस्पर की हालत देखकर वो डर गई थी, इसलिए चुपके से उनके पीछे आ गई। बेलमी उसे एक चाकू देता है और उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। क्लार्क की टीम नदी के पास पहुंचती है और वहां उन्हें काफी सारी काई मिल जाती है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज हॉर्न सुनाई देती है और हजारों पक्षी उड़ते हुए वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें समझ आता है कि एक जहरीला तूफान टॉक्सिक स्टॉर्म उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। वो तीनों भागते हैं और आखिरी समय पर उस पुरानी गाड़ी में छिपकर अपनी जान बचा लेते हैं। उधर बेलमी और बाकी लोग भी उस जहरीले तूफान से बचने के लिए एक गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन एटम इतना भाग्यशाली नहीं होता। वो पीछे रह जाता है और जहरीली गैस में मर जाता है। गुफा में शार्लेट डर के मारे सो नहीं पाती। तब बेलमी उसे समझाता है कि अगर डर लगे तो अपने अंदर के डर को खत्म कर दो। उधर क्लार्क और फिन उस गाड़ी में छिपे हुए शराब पीते हैं और क्लार्क अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। 1 साल पहले उसके पिता को ऑक्सीजन की सच्चाई पता चल गई थी और वो सबको बताना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ जो काउंसिल में थी डर गई कि इससे अफरा तफरी मच जाएगी। क्लार्क ये सब वेल्स को बताती है और उससे वादा करवाती है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बाद में क्लार्क अपने पिता को खुद अपनी आंखों के सामने स्पेस में भेजते हुए देखती है। उसे लगता है कि वेल्स ने उसे धोखा दिया। अगले दिन जब तूफान खत्म होता है तो वो बाहर निकलते हैं। तभी शार्लेट एक डरावना नजारा देखती है। एटम पूरी तरह सड़ चुका होता है और दर्द में तड़प रहा होता है। वो बेलमी से कहता है कि उसे मार दे। बेलमी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तब क्लार्क खुद उसे मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर देती है। फिन को लगता है कि क्लार्क और वेल्स के बीच कोई गलत फहमी है। वो क्लार्क से कहता है कि शायद वेल्स ने उसके पिता को धोखा नहीं दिया था। ये सुनकर क्लार्क को शक होता है और वो वेल्स से सच्चाई पूछती है। वेल्स बताता है कि उसने नहीं बल्कि क्लार्क की माँ ने उसके पिता की शिकायत की थी ताकि उसे बचाया जा सके। ये सुनकर क्लार्क का गुस्सा खत्म हो जाता है और दोनों के बीच की गलत फहमी दूर हो जाती है। क्लार्क और वेल्स के बीच की सारी गलत फहमियां खत्म हो जाती हैं और दोनों फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। जैस्पर को भी जब वो काई एल्जी दी जाती है तो उसका असर जल्दी दिखने लगता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सब कुछ अब सही दिशा में जाता हुआ लग रहा होता है। इसी दौरान शार्लेट वेल्स के पास आती है और कहती है कि उसे अब अपने डर को खत्म करने का तरीका मिल गया है। दरअसल उसके माता पिता ने आर्क के नियम तोड़े थे, जिसकी वजह से वेल्स के पिता ने उन्हें स्पेस में फेंक दिया था। तभी से शार्लेट के मन में वेल्स के लिए नफरत और डर दोनों बैठे हुए थे। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, शार्लेट चुपके से वेल्स के पास जाती है और उसे मार देती है। अगली सुबह जब क्लार्क को वेल्स की मौत के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। सभी लोग ये मान लेते हैं कि वेल्स को किसी अर्थलिंग ने मारा है, जबकि असल में ये काम शार्लेट ने किया होता है। क्लार्क को जब ये पता चलता है कि उसके पिता को उसकी माँ ने ही रिपोर्ट किया था तो वो अंदर से टूट जाती है और अपनी माँ को भी वही दर्द देना चाहती है। इसी वजह से वो अपना लाइफ बैंड उतार देती है ताकि आर्क को लगे कि वो मर चुकी है। एबी अपनी बेटी का
का सिग्नल बंद होते देख घबरा जाती है और तुरंत इंजीनियर रेवन के पास जाती है और उसे जल्दी से एस्केप पॉड तैयार करने के लिए कहती है। रेवन बताती है कि अगर उसे एक प्रेशर रेगुलेटर मिल जाए तो वो आज ही पॉड तैयार कर सकती है। दूसरी तरफ ऑक्टेविया और जैस्पर जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें वेल्स की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। वहां मौजूद हथियार को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये काम किसी अर्थलिंग का नहीं बल्कि उनके ही ग्रुप के किसी इंसान का है। उस हथियार पर मर्फी का नाम लिखा होता है। क्लार्क गुस्से में मर्फी के पास जाती है और उसे सबके सामने कटघरे में खड़ा कर देती है। मर्फी बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ होते हैं और उसके पहले के खराब बर्ताव की वजह से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। भीड़ गुस्से में उसे पकड़ लेती है, पीटती है और फिर उसे पेड़ से लटका देती है। तभी फिन वहां पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ठीक उसी समय शार्लेट सामने आती है और सच बता देती है कि वेल्स को उसी ने मारा था। क्लार्क तुरंत रस्सी काटकर मर्फी को बचा लेती है, लेकिन मर्फी इस बात से और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मर्फी चाहता है कि शार्लेट को सजा मिले, लेकिन बाकी लोग उसे बचाना चाहते हैं क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। बेलेमी भी शार्लेट को अपनी छोटी बहन जैसा मानता है, इसलिए वो मर्फी को समझाने की कोशिश करता है। मर्फी ऊपर से मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहा होता है। अचानक मर्फी पीछे से बेलेमी पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जब वो शार्लेट को पकड़ने जाता है तब तक क्लार्क और फिन उसे लेकर जंगल में भाग चुके होते हैं। फिन उन्हें एक पुराने बंकर में ले जाता है जहाँ काफी सारा खाना होता है, लेकिन वो सब एक्सपायर हो चुका होता है। जब शार्लेट सो जाती है तब क्लार्क पछताने लगती है कि उसने उसे बचाकर शायद गलती कर दी। वो कहती है कि असली खतरा अर्थलिंग्स नहीं बल्कि वो खुद बन चुके हैं जो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। शार्लेट ये सब बातें सुन लेती है और रात में चुपके से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मर्फी और उसके लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। बेलेमी पहले शार्लेट को ढूंढ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट अब किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। वो खुद मर्फी को आवाज लगाकर बुलाती है ताकि सब खत्म हो जाए। बेलेमी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट अचानक चट्टान से नीचे कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। ये देखकर बेलेमी गुस्से में मर्फी को बुरी तरह पीटता है, लेकिन क्लार्क बीच में आकर उसे रोक देती है। मर्फी को वो लोग जंगल में अकेला छोड़ देते हैं। अब उसे अपनी जिंदगी खुद संभालनी थी। उधर आर्क पर रेवन को प्रेशर रेगुलेटर नहीं मिल पाता तो एबी एक रिस्क लेती है और कानून तोड़कर किसी से उसे हासिल करती है। केन को इस बात का पता चल जाता है और वो वहाँ पहुँचने वाला होता है। एबी समझ जाती है कि अगर वो रुकी तो रेवन कभी धरती पर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो खुद को बलि चढ़ाने का फैसला करती है ताकि रेवन मिशन पूरा कर सके। रेवन जल्दी जल्दी एस्केप पॉड तैयार करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेगुलेटर खराब है। समय कम होने की वजह से वो रिस्क लेकर खुद ही पॉड में बैठ जाती है और आर्क से निकलकर धरती की तरफ उड़ जाती है। इधर क्लार्क और बाकी लोग कैंप में वापस आकर मर्फी के एक्साइल निकाले जाने का ऐलान करते हैं और नए नियम बनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। उधर आर्क के साथ संपर्क करने की कोशिश फेल हो जाती है और सभी के बैंड जल जाते हैं। अगर रेवन समय पर नहीं पहुंचती तो आर्क 320 लोगों को मारने का प्लान शुरू कर देगा। रेवन अपनी जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पॉड के साथ धरती की तरफ गिरती है। वो एक जलती हुई उल्का मीटियोर की तरह आसमान को चीरती हुई नीचे आती है। क्लार्क और फिन उसे देखते हैं और पहले सोचते हैं कि ये कोई टूटता तारा है, लेकिन फिर क्लार्क समझ जाती है कि ये कोई एस्केप पॉड है। इधर फिन और क्लार्क के बीच प्यार भी बढ़ने लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसी पॉड में फिन की गर्लफ्रेंड रेवन है। कैंप में सब लोग उस पॉड को देखते हैं। बेलेमी कहता है कि रात हो गई है, सुबह जाएंगे, लेकिन ऑक्टेविया कहती है कि अगर अर्थलिंग्स पहले वहां पहुंच गए तो हालात खराब हो सकते हैं। उधर रेवन क्रैश हो चुकी होती है और बेहोश पड़ी होती है। बेलेमी चुपके से अकेले ही पॉड को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन ऑक्टेविया उसे फॉलो करती है। रास्ते में बेलेमी एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि आर्क पर जज पर हमला उसी ने किया था ताकि उसे इस मिशन में भेजा जा सके। यही वजह थी कि वो सबको बैंड उतारने के लिए उकसा रहा था। ऑक्टेविया ये सुनकर उससे नाराज हो जाती है और अकेले चली जाती है। जंगल में भटकते हुए उसे अर्थलिंग्स की आवाज सुनाई देती है और भागते हुए वो पहाड़ी से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। क्लार्क और फिन कैंप लौटते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि बेलेमी अकेला पॉड ढूंढने गया है तो वो भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन बेलेमी पहले ही वहां पहुंच जाता है और सबसे पहले काम करता है। वो पॉड का रेडियो निकालकर उसे नदी में फेंक देता है ताकि आर्क कभी ये न जान पाए कि वो जिंदा है।